हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा एनसीईआरटी पर आधारित होने वाला है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु हाथ पर रखने से पिघल जाती है। पहला ही क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है पहला ही क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु हाथ पर रखने से पिघल जाती है। ब्रोमीन, सिल्वर, मरकरी या फिर गैलियम। तो सिल्वर नहीं होगा दोस्तों, सिल्वर रिएक्टिव होते ही नहीं है, बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है सिल्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गैलियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा गैलियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, कितने टेम्परेचर पर ये पिघलना शुरू कर देता है, कितने टेम्परेचर पर, तो हो जाएगा दोस्तों 29.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघलना शुरू हो जाता है। 29.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघलना शुरू हो जाता है। 29.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये याद रखिएगा। दोस्तों ब्रोमीन की बात करें दोस्तों, एकमात्र अधातु जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एकमात्र अधातु है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। मरकरी की बात किया जाए तो दोस्तों मरकरी जो धातु है, एकमात्र धातु है जो कि दोस्तों तरल अवस्था में पाया जाता है। ये धातु है, मरकरी धातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ब्रोमीन अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। मरकरी धातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। अब गैलियम धातु है जो कि दोस्तों हथेली पर रखने से तुरंत पिघलने लगता है, जिसका टेम्परेचर होता है दोस्तों 29.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह पिघलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में घनाकार उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है। मनुष्य में घनाकार उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है। त्वचा में नहीं पाया जाता दोस्तों, त्वचा में स्ट्रेटिफाइड स्तरीकृत पाया जाता है दोस्तों, स्तरीकृत उपकला ऊतक पाया जाता है। स्तरीकृत उपकला ऊतक पाया जाता है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा त्वचा में। तो दोस्तों घनाकार उपकला ऊतक की बात करें तो पाया जाता है दोस्तों लार ग्रंथि की नलिका में पाया जाता है, और किडनी के नलिका में, नेफ्रॉन जो होता है नेफ्रॉन के नलिका में पाया जाता है, याद रखिएगा। किडनी की नलिका और लार ग्रंथि की नलिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। गति धीमी तथा अविलंब की ओर झुकती है। तो इसको पहले देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए ये सघन माध्यम है, ये दोस्तों विरल माध्यम है, ये अविलंब है। मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, तो अगर दोस्तों सघन माध्यम से विरल के माध्यम की ओर जा रहा है तो अविलंब से ये दोस्तों ये ऐसे आना चाहिए, तो अविलंब से ऐसे होकर दूर होकर चली जाएगी, कुछ ऐसे होकर चला जाएगा, अविलंब से दूर होकर जाएगा। अविलंब से इसको जाना चाहिए तो ऐसे, तो चला जाएगा वैसे। तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गति भी तेज हो जाएगा, गति तेज हो जाएगा दोस्तों। अविलंब या फिर नॉर्मल से इसको बोला जाता है दोस्तों अविलंब, ये वाले चिन्ह को बोला जाता है अविलंब बोला जाता है। और अविलंब से ये दूर जाता है, तो गति दोस्तों तेज हो जाती है तथा अविलंब से दूर झुकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये टोटल दोस्तों बेस होता है अपवर्तनांक पर, अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, म्यू से। अपवर्तनांक सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेड और टिन निम्न में से किसका मिश्र धातु है। लेड और टिन निम्न में से किसका मिश्र धातु है। लेड पीबी और टिन किसका मिश्र धातु है, तो हो जाएगा दोस्तों सोल्डर का, याद रखिएगा, सोल्डर का होता है लेड और टिन। कांसा का क्या होता है दोस्तों, पहले पीतल का क्या होता है, पीतल का होता है दोस्तों तांबा और जिंक, तांबा प्लस जिंक, तांबा और जिंक होता है पीतल का। और कांसा का होता है दोस्तों तांबा और टिन, तांबा
तांबा प्लस टिन। तांबा टिन होता है दोस्तों कांसा का, याद रखिएगा। तांबा और टिन होता है कांसा का। पीतल का मिश्र धातु है दोस्तों तांबा और जिंक, ये भी याद रखिएगा। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम किसका अयस्क होता है दोस्तों? बॉक्साइड, सॉरी एल्युमिनियम का अयस्क पूछे तो हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइड। बॉक्साइड, बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? बॉक्साइड अयस्क होता है दोस्तों एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किससे निकाला जाता है? एल्युमिनियम से, याद रखिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किन धातु से मिलकर बना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों जर्मन सिल्वर में बात करें तो Ag का परसेंटेज कितना होता है? Ag कितना परसेंट होता है? सिल्वर कितना परसेंट होता है? तो हो जाएगा दोस्तों 0%, क्योंकि इसका टोटल मिश्र धातु जो होता है दोस्तों अलग अलग होता है। जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु होता है दोस्तों तांबा, टिन और जिंक, सॉरी निकेल, तांबा और जिंक। निकेल, तांबा और जिंक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निकेल, तांबा और जिंक। निकेल, तांबा और जिंक होता है जर्मन सिल्वर का। इन तीनों से मिलकर बना होता है, जिसमें दोस्तों सिल्वर का नामो निशान नहीं है, इसलिए सिल्वर का मात्रा हो जाता है 0%। जर्मन सिल्वर इसका नाम दिया जाता है। तांबा, तांबा और जिंक होता है दोस्तों एक इसका पीतल का, पीतल का। तांबा और जिंक होता है पीतल का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों प्रयोगशाला में अमोनियम साइनाइड का प्रयोग करके, अमोनियम साइनाइड का, अमोनियम साइनाइड का प्रयोग करके यूरिया बनाया गया था। यूरिया बनाया गया था। ये बनाया किसने था दोस्तों? वोहलर ने, याद रखिएगा। वोहलर ने बनाया था, ये याद रखिएगा। अमोनियम साइनाइड का प्रयोग करके यूरिया बनाया गया था। और किसने बनाया था दोस्तों? वोहलर ने, याद रखिएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया का सूत्र होगा दोस्तों, यूरिया का सूत्र NH2CO NH2CO NH2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। NH2CO NH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाँच किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 150 मीटर ऊंची टावर पर रखा गया है। वस्तु में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी? 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 150 मीटर ऊंची टावर पर रखा गया है। वस्तु में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी? संग्रहित ऊर्जा इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा होगा। ऊंचाई पर कोई भी वस्तु अगर रखा गया है दोस्तों, क्वेश्चन में बनता है वन लाइनर के फॉर्म में, ऊंचाई पर अगर कोई वस्तु रखा गया है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसका सूत्र होता है mgh। m हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान, g हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और h हो जाएगा हाइट, कितनी ऊंचाई पर रखा गया है। m का मान है 5, g का मान आप 10 ले लेंगे, और दोस्तों एच का मान दिया है 150 मीटर। 150 मीटर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पचे 75, मतलब 7500। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 7500। और दोस्तों ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। जो ऊर्जा या फिर कार का मात्रक होता है जूल, याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है हाफ 1/2 एम और वी स्क्वायर। वी होता है वेलोसिटी, याद रखिएगा। एम होता है द्रव्यमान। यह काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का सूत्र। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? आसान क्वेश्चन है। F बराबर ma, F बराबर ma। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। F हो जाएगा दोस्तों, F हो जाएगा बल, F हो जाएगा बल, m हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान, और a हो जाएगा दोस्तों त्वरण, ये हो जाएगा दोस्तों त्वरण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग होती है। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है तो दोस्तों ध्वनि की श्रव्य सीमा की बात करें दोस्तों, मिनिमम होता है 20 हर्टेज, और मैक्सिमम होता है 20,000 हर्टेज। 20,000 हर्टेज, याद रखिएगा। मिनिमम होता है 20 हर्टेज और मैक्सिमम होता है 20,000 हर्टेज। 20 हर्टेज से कम रहेगा तब भी नहीं सुन पाएंगे, और 20,000 हर्टेज से ज़्यादा रहेगा तब भी नहीं सुन पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि की चाल की बात करें, ध्वनि की चाल मैक्सिमम कहाँ होता है? तो हो जाएगा दोस्तों ठोस में होता है। अगर ठोस में पूछे किस में होता है तो हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम में।
एल्युमिनियम में। अब कितना होता है 6420 मीटर पर सेकेंड, 6420 मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी याद रखिएगा। 6420 मीटर होता है एल्युमिनियम में, और सर्वाधिक होता है ठोस में। ठोस में अगर पूछे किस में तो हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम में। दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। सर्च लाइट, मान लीजिए कोई बैटरी है दोस्तों, मान लीजिए कोई बैटरी है तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए दोस्तों कोई अवतल दर्पण है, इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ रही है, प्रकाश की किरण, तो ये क्या करता है दोस्तों, इसको ऐसे फैला देता है, ऐसे फैला देता है, सभी इसको ऐसे ही ये फैला देता है, इसको फैलाने का काम करता है, इसलिए अवतल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है दोस्तों मायोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में अगर बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण। हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल दर्पण और दोस्तों मायोपिया में अवतल दर्पण याद रखिएगा। मायोपिया में अवतल दर्पण और हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल दर्पण यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग होता है। जो दोस्तों हमें मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य उगने से पहले लालिमा लाल कलर दिखाई देने लगता है, सूर्य उगने से पहले लाल कलर दिखाई देता है, मतलब लगने लगता है कि सूर्य निकलने वाला है, तो आभासी सूर्योदय उसी को बोलता जाता है जो कि वास्तविक सूर्योदय से कितना पहले होता है। तो हो जाएगा दोस्तों 2 मिनट पहले, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 मिनट पहले। अगला क्वेश्चन है जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है, इस विक्षेपण का सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था। मतलब ये विक्षेपण किसने आकलन किया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, केपलर का नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है HCl, याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है HCl, जो कि दोस्तों जठर रस द्वारा निकलता है, याद रखिएगा। अग्नाशय ग्रंथ से आमाशय में जठर रस द्वारा निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फार्मूला है दोस्तों HCl। अब इससे पूछा किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत का काम क्या करता है दोस्तों, पूर्ण पाचन करना, भोजन का पूर्ण पाचन। अब यहीं से दोस्तों शरीर द्वारा पूरा ऊर्जा का संरक्षण होता है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग रूप में भोजन डिवाइड हो जाता है छोटी आंत में। कोई फैट बनेगा, कोई दोस्तों कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कोई प्रोटीन के रूप में जाएगा, कोई ब्लड बनेगा, छोटी आंत में ही ये प्रक्रिया होती है। दोस्तों त्वचा की बात करें दोस्तों, त्वचा में स्तरीकृत
उपकला ऊतक पाया जाता है। यहाँ पे आप लोग को पता है त्वचा की बाहरी परत को बाहरी परत को क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बोला जाता है, याद रखिएगा। एपिडर्मिस, बाहरी परत को एपिडर्मिस बोला जाता है, जिसमें दोस्तों टोटल लेयर की बात करें दोस्तों 3 स्तर होता है। एपिडर्मिस में त्वचा में टोटल 3 स्तर होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि तरंग कैसी होती है? हवा में ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, अनुदैर्ध्य होती है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।